हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं और ये अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। कुछ मध्य प्रदेश से हैं। आप लोग और कहाँ से हैं? आप मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। आप भी मध्य प्रदेश से हैं जी। तो यहाँ पर ये यूपी और मध्य प्रदेश के किसान हैं और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर एक कैंप में है। वहाँ पर हम जान लेते हैं कि किस किस तरह से ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज 15 अगस्त 2021 है। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोगों को मानसिक आज़ादी मिल गई। लेकिन मानसिक आज़ादी तो मिली पर आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। आर्थिक रूप से आज भी हमारा देश गुलाम है। 1917 का वाक़या दूं तो आपको बता दूं कि हमारे देश की करेंसी और फॉरेन की करेंसी, कहने का मतलब है इतना अंतर था कि 1 रुपये में 13 डॉलर आते थे। मैं अब आपसे कुछ सीधे सवाल, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं रखनी है, छोटी रखनी है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो आप यहाँ प्रदर्शन में आए हुए हैं, इस प्रदर्शन को कब तक, जैसे मान लीजिए मांगे अगर आपकी नहीं मांगी जाती हैं तो कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी, या तो मांगे मान ली जाए या ये सरकार बदल के दूसरी सरकार बन जाए तब मांगे मांग जाए। तो उससे पहले हमारा कोई समझौता नहीं है। अगर मान लो ये सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो फिर आप कौन सी सरकार लेके आएंगे? हाँ, ये बात, इसके विरोध में जो सरकार अच्छा काम करेगी, इसके अपोजिशन में जो भी सरकार नंबर बनाने में अच्छी निकल आएगी, बढ़िया काम करके दिखाएगी, वो अपने आप आ जाएगी। काम तो सरकार करेगी बनने के बाद, पहले तो करेगी वादा। वादे तो सब सरकारें करती हैं। हाँ हाँ। अब कोई सरकार आपसे वादा करके आ गई, हाँ, उस सरकार ने फिर काम नहीं किया, फिर क्या करोगे आप? देखिए, ऐसा मतलब इस सरकार से भ्रष्ट कोई सरकार नहीं होगी, ये तो बात सच है। अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे अभी हाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में इस सरकार का विकल्प शायद है कि आधे से ज़्यादा दुनिया जानती है कि किधर जा रहा है, कहाँ पर जा सकता है। क्योंकि कुछ सीटें सपा को मिलेंगी, कुछ सीटें बसपा को मिलेंगी, कुछ लोकदल को भी मिलेंगी। आपका इशारा ये है कि सारे इकट्ठे हो गए इस सरकार को भगा देंगे? इस सरकार को भगा देंगे। अब सीधा प्रश्न ये है कि मंडी में आप अपना कौन कौन सी फसलें लेके जाते हैं? मंडी में हम गेहूं की फसल लेके जाते हैं, सरसों की भी लेके जाते हैं, धान की भी लेके जाते हैं। मंडी में फसल बेचने में आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? मंडी में फसल बेचने में हमें जो दिक्कतें आती हैं वो केवल पेमेंट को लेकर के दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं, और बाद बाकी तो भाव की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मंडी में बोली लगती है और बोली के साथ जो भी आता है उस तरीके से होता है। लेकिन गवर्नमेंट की जो खरीद है, जिसको एमएसपी जारी किया है, तो वो एमएसपी का रेट हमें मंडी, अगर एमएसपी सऊर से चले तो मुझे मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट की खरीद धोखे से होती है, कभी वो बोरा का बहाना ले देते हैं, कभी मॉइस्चर का बहाना ले देते हैं, कभी मतलब कुछ ना कुछ बहाना लेकर के हमें मंडी में मजबूरी में जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट खरीद अच्छे से करे, हमारा फूल गेहूँ और धान अगर खरीदे तो हमें मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मंडी में आपको पता है कि भारत जो है वो खाद्यान्न में सरप्लस हो गया है, जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न भारत में पैदा होता है। अब ऐसी स्थिति है तो जितनी भारत में खाद्यान्न की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाद्यान्न हमारे किसान उपजा रहे हैं, किसान अपनी मेहनत से। ठीक, क्या ऐसी स्थिति में सारे खाद्यान्नों की खरीद गवर्नमेंट कर सकती है? गवर्नमेंट की क्षमता इतनी होती है, हो सकती है? उसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या सुझाव देते हैं? हाँ, मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले इंसान को भोजन दिया जाए, इंसान के बाद पशुओं को भोजन दिया जाए। हम अपनी भैंस को अगर 5 किलो दाना खिलाएंगे तो वो हमारा दूध बढ़ाएगी, और दूध बढ़ेगा तो हमारा घी बढ़ेगा। हम लोगों की घी का दूसरा नाम आयु होता है, उम्र होती है। अब इसके आगे ये बताइए कि मंडियों में कुछ किसान कह रहे हैं कि मंडियों में भ्रष्टाचार होता है जी, क्या आप ये बात आप भी सहमत हैं इस बात नहीं नहीं, मंडियों में तो इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है कि एमएसपी अगर गेहूं की 1950 रुपये है तो मंडी की कंडीशन 1500-1600 से ज़्यादा नहीं पहुंचती है। और
लोग जो है वही बिचौलिया लेकर के 1500-1600 में मंडी में किसान का गेहूं लेकर के और फिर गवर्नमेंट के कांटों पर जा कर के 1950 रुपए में 75 रुपए में दे देते हैं। 2-4 आप ये कह रहे हैं कि आपका सीधा एक इशारा ये है कि वहाँ एक माफिया सिस्टम है, हाँ, जो किसानों से सस्ते में खरीदता है और सरकारी खरीद केंद्रों पे उसको बेच देता है। हाँ, ये व्यवस्था कब से, कितने सालों से चली आ रही है? ये व्यवस्था हम आपको बता दें कि 19-20 तो खैर चलती थी, लेकिन 2014 से सच्चाई ये है कि आज 7-8 साल हो गए हैं, तब से चरम पर है। 2014 से व्यवस्था खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब है। 2014 से पहले व्यवस्था अच्छी थी। 2014 से पहले ये बात सत्य है कि पेमेंट भी टाइम से होता था। मेरी मंडी औरैया है, हम आपको अपने अकाउंट भी दिखा सकते हैं कि हमारी चेक लगती थी और उसके ठीक 5वें-6वें दिन पेमेंट आ जाता था। 2014 से पहले आप ये कह रहे हैं खुलेआम, हाँ, कि सबूत के साथ कह रहे हैं, सबूत के साथ कि 2014 से पहले हफ्ते भर में आपको पेमेंट मिल जाता था, 1900 भी नहीं होता था। हमने आपको बताया 2019 में मैंने ट्रैक्टर खरीदा था और मैं 5-5 ट्राली गेहूं ले जा करके औरैया मंडी समिति में वेयर हाउस के कांटे पे बेचा और वहीं औरैया मंडी समिति के सेंट्रल बैंक के अकाउंट से मैं अपना कैश भी दिखा सकता, 2 रुपए रिश्वत नहीं। आपने तो 2019 वर्ड बोल दिया बीच में, 2014 नहीं 1900 वो क्या 2019 बोल दिया, 2019। हाँ। आज से 22 साल पहले की बात है। उस टाइम से लेकर के 2019 99, सुनो आप पूरी बात सुन लो, 1999 से में हमने ट्रैक्टर खरीदा था। 1999 में 1999 में 23 मार्च को हमने ट्रैक्टर खरीदा था और उस दिन से लेकर के 2014 तक कंटिन्यूज मैंने गेहूं बेचा और वहां पर वेयर हाउस में कभी किसी को 1 रुपए रिश्वत नहीं दी और अपना 4-4 मतलब ये कह रहे हैं आप कि 1993 में या 92 में जब भी आपने ट्रैक्टर खरीदा तब से 99 में हाँ। 2014 तक आप लगातार गेहूं बेचते रहे और मंडी में आपको कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। 2014 से भ्रष्टाचार शुरू 2014 के बाद तो हमने फिर कंडीशन ये हुई कि आपको बता दें कि मंडियों में इतनी चीज लेकर कभी बोरा का नहीं है, कभी वो अधिकारी नहीं है, कभी 4-4 कांटे में जाओ, ई चौपाल पे जाओ, उस पे जाओ। कहने का मतलब आज कंडीशन ये हो गई कि हमने मंडियों में जाना ही बंद कर दिया। औरैया मंडी से बात कर रहे हैं आप? औरैया मंडी, हाँ, औरैया मंडी की हमें मुझे खूब पूरी जानकारी है, चूँकि वो हमारी मंडी है और औरैया मंडी एक ऐसी मंडी है जो पूरे उत्तराखंड, वो क्या नाम है, बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड और यूपी के इधर गंगा जमुना के मैदान के बीच की सबसे नंबर क्लास 1 की मंडी है ना। तो इसके अलावा बिजली की क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ बिजली की तो कंडीशन ये है साहब कि आज के टाइम में अगर तार हैं जिस गांव में, वहाँ लाइट नहीं है, लाइट है, बिजली है तो विद्युतीकरण नहीं है, विद्युतीकरण है तो बिजली नहीं है, और बिजली और विद्युतीकरण दोनों है तो उनके पास लाइनमैन और वर्कर नहीं है। अगर फाल्ट कहीं हो गया, खम्भा कहीं टूट गया तो पता लगे कि 4-4 महीने। हमारा खुद का ट्यूबवेल आपको बता दें, शायद है कि 6 साल पहले, वो 7 साल पहले ना उसमें वो पोल टूट गई थी और आज तक वो पोल टूटे ही पड़े हैं। दोबारा हमारा कनेक्शन PTW जो आज तक चालू नहीं हो पाया और बिल बराबर कंटिन्यूज मेरे पास आ रहा है। तो बिल भर रहे हैं आप लगातार? मैंने बिल भरना ही बंद कर दिया, मेरी RC कट गई, 3 लाख के आसपास RC कट चुकी है। अच्छा। और मैंने क्या करूं, जब ट्यूबवेल चला मैंने तो अधिकारियों से कह दिया कि आकर के सर्वे दो, आप ट्यूबवेल का वो कर दो। मैंने 1 बार 2 बार एप्लीकेशन भी दे दी कि आप, अरे भाई आपके गाँव में बिजली कब आई? हमारे गाँव में बिजली आज लगभग 10 साल होने वाली है। 10 साल से बिजली थी? हाँ। बिजली का कनेक्शन भी थे गाँव में? हाँ, बिजली का कनेक्शन भी है लगभग, आज तो शायद 40 नहीं, शुरू 10 साल शुरू से हमारे गांव में 5 कनेक्शन भी बगैर बिजली के नहीं है। जिस दिन बिजली आई थी उसी दिन हमारे गांव में 35 कनेक्शन हुए थे, 15-17 कनेक्शन बाद में हुए 2-4 महीने बाद। और इन कानूनों के ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? जो 3 कानून है इनमें खास कमियां, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मंडी बिक जाएगी, ये हो जाएगा, किस तरह से आपको लगता है ये कुछ हो जाएगा? बहुत छोटा सा उदाहरण एक BSNL का ही दे देता हूँ।
प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में। ये मंडियों का सीधा है कि जैसे ये अभी थोड़ा सा चना डालेंगे और 20 रुपये गेहूँ बिक रहा है मंडी में, मान के चलो 20 बिक रहा है तो ये 21 खरीद लेंगे। और कब तक खरीद लेंगे? जब तक सरकारी मंडी बंद नहीं होती। जिस दिन सरकारी मंडी हो जाएगी फिर ये 14 रुपये खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये हम किसानों के साथ धोखा करते हैं और आगे भी धोखा करेंगे। मतलब ये है कि जो उत्पीड़न आज की तारीख में मंडियों में हो रहा है, ये दूर बाहर प्राइवेट मंडियों में होने लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का उत्पीड़न जारी रहेगा और बढ़ जाएगा चरम सीमा। सुधार कैसे होगा इसमें? सुधार के लिए तो वही है कि सच्चाई ये है कि जब तक क्या दुख जाने दुखिया, क्या दुखिया की माँ, जब तक किसान का बेटा दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठेगा चौधरी चरण सिंह की तरह। कोई नेता है आपके पास दिल्ली में कुर्सी पर बैठा? अरे बहुत सारे नेता हैं। सच बात यह है कि बहुत सारे नेता हैं इस देश में। आपके कितने किसान सांसद हैं? हमारे किसान कितने हैं संसद में? किसान तो आज के टाइम में तो 10-5 किसान हैं संसद में, और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे। बाद बाकी जितने भी है सब लीडर हैं जो किसानों की बात कहने वाले। आगे क्या रणनीति है आपको इस समस्या से निजात पाने का? आगे यही रणनीति। ये कानून वापस हो भी गए हाँ, तो भी आपका क्या उत्पीड़न बंद हो जाएगा? पक्का? कैसे? ऐसे जो तो मंडियों में तो उत्पीड़न बता रहे किसान पहले से ही होता, कोई कह रहा 30 साल से हम देख। अरे कोई की बात नहीं कर रहे, हम अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, विद उदाहरण दे रहे हैं। एक आदमी के कहने से तो व्यक्तिगत ठीक है, बात सही नहीं और ना वो बात सही है। दूसरी बात है जो लोग कह देते हैं वो या तो कुछ हवाबाजी कर देते हैं या सच्चाई से रूबरू नहीं होते हैं। क्योंकि हम जब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मंडियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं पहले से, हाँ, वो लोग गलत है। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि गलत है, लेकिन वो वहाँ उस जड़ तक नहीं पहुँच पाते जिस जड़ तक हम पहुँच जाते हैं। तो ये कंडीशन है। अब आप मंडी के बारे में ज़्यादा, यही कंडीशन इनका उसमें होगा जो इन्होंने एमएसपी, ये कायदे से एमएसपी बनाए, और एमएसपी के साथ जो आदमी, सुनो मैं आपको बता दूं, अगर 1 रुपये भी गेहूँ सस्ता मिलता है तो उसके खिलाफ FIR लिखे, उसे जेल भेजें, तो ये कंट्रोल हो जाएगा, गारंटीड कंट्रोल हो जाएगा एमएसपी रेट के नीचे। किसानों ने ऐसे कोई वो अपना कुछ वैसा कोई खाका तैयार किया, कागज तैयार किए कि ये चीज होने से ये उत्पीड़न बंद हो जाएगा? देखिए किसान तो सच्चाई है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया किसानों ने? किसान से कोई पूछता ही नहीं है, किसानों से पूछे। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपनी बात बताइए। हाँ, तो मैंने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एमएसपी रेट से अगर कोई भी व्यापारी 1 रुपये या 1 पैसे भी गेहूँ नीचे करता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह या फोर्जरी या मतलब घटतौली, मतलब इसकी धाराएं लगा दी जाए और वो बंद हो जाएगा। एक बात हो गई। हाँ। ऐसी कुछ और धाराएं, ऐसा कुछ और खाका आपने अभी तैयार नहीं करा? आगे कोई योजना इस तरह की है? नहीं, ऐसा कोई खाका जिसमें सारी समस्याओं का समस्या लिखो और समाधान लिखो, ऐसा कोई व्यवस्था है? जब हमारी एक समस्या का समाधान होगा हम दूसरी दे देंगे, दूसरी का होगा तीसरी, समाधान एक का भी नहीं। आंदोलन 2-2 साल करेंगे? 2-2 साल नहीं, हम 10-10 साल करेंगे। आप एक ही बार में सारी समस्याओं को एक साथ क्यों नहीं रख पा रहे? सारी समस्या आप देखते हो, ब्याह शादी कोई भी काम करो, बरसात से पहले कौन लोग छावनी छा लेता? जब पानी बरसता है तो छप्पर छाया जाता है। जब समस्या आएगी तो समाधान करेंगे, जब समस्या ही नहीं तो समाधान किस बात का? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप कुछ ना कहना चाहेंगे? अभी तो आपने एक ही तरफ इशारा किया, दूसरा बीच में थोड़ी बोलेगा। क्या आप बात कर रहे हैं?